गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे लोकगीत नामक पाठ का सेकंड पार्ट। हमने पढ़ लिया था कि मर्दों या औरतों के जो लोकगीत होते हैं वो अलग अलग भाषाओं में होते हैं, मतलब वो मिले जुले होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था किसके बारे में, जैसे लूर नृत्य है, फाग नृत्य है, इनमें औरतें और मर्द आपस में गाते हैं। तो आज आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह के कौन कौन से लोकगीत क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचलित हैं और कैसे अवसरों पे वो गाए जाते हैं। आइए इस पाठ के बारे में आगे पढ़ते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़, जोनार के संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि के अवसरों के सब अलग अलग लोकगीत होते हैं। जैसे विवाह में अलग लोकगीत गाए जाते हैं, बच्चे का जन्म होता है तब अलग लोकगीत गाए जाते हैं, मटकोड़ मतलब सगाई के समय अलग गीत गाए जाते हैं। जोनार क्या होता है भाई? मतलब जो लड़कियां दोबारा जब जाती हैं उस समय का जो मुकलावा वगैरह जिसे बोलते हो आप, उस पे अलग गीत गाए जाते हैं। विवाह के समय अलग गाए जाते हैं। कहीं नहाने के मतलब तीर्थ यात्रा पे जब औरतें जाती हैं उस समय अलग प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के लोकगीत हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से औरतें गाती रही हैं। कुछ प्रेम युक्त गाली के हैं, जैसे शादी में सगे संबंधियों को फेरों के बाद औरतें जैसे गीत गाती हैं तो उनमें अपने सगे संबंधियों को प्रेम से गालियां देती हैं। बच्चे के जन्म पे भी कुछ अलग प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में अनेक प्रकार के लोकगीत अनेक अवसरों पर गाए जाते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़ी प्राचीन काल से औरतें ये गीत गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। अर्थात कालिदास बहुत पहले कवि हुआ था और उसने भी अपनी रचनाओं में इन औरतों के गीतों का हवाला दिया, मतलब हवाला उनके विषय में बताया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोकगीत बहुत पहले से ही गाए जा रहे हैं। सोहर बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। बहुत सारे गानों में से सोहर और सेहरा ये जो गीत हैं ये प्रसिद्ध हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासे जो गीत हैं वो पुरुषों के साथ नारियां भी गाती रहती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं। औरतों के जो गाने होते हैं वो सदैव क्या गाए जाते हैं? समूह में गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। फूटते मतलब अनेक कंठों से एक साथ आवाज निकलती है। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, जबकि अधिकतर कंठ, अधिकतर आवाजें ऐसी होती हैं औरतों की जो मिलती भी नहीं है। किसी की मोटी है, किसी की पैनी है, कोई बहुत तेज बोलती है, कोई बहुत कम बोलती है, लेकिन फिर भी वो एक साथ मिलकर के गाती हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी ही चीज है। बाकी गीतों को तो वो दल बांध कर गाती हैं, लेकिन होली और बरसात की जो चीज है वो तो वो अकेले ही गाती हैं, जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति जो हैं उनके गीत प्रसिद्ध हैं, पर सारे देश के
कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। अपने अपने विद्यापति मतलब पूरे देश में हर एक क्षेत्र में अपने अपने गीतों के रचनाकार हैं। जैसे विद्यापति के अपने गीत प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से लोग अपने अपने गीतों की रचना करके और प्रसिद्ध हो रहे हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। पुट मतलब दृश्य होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। आपने देखा है भाई कहीं गरबा? आप गरबा देखते होगे ना, तारक मेहता का चश्मा देखते हो ना, उसमें वो दया बहन करती है गरबा है, इस तरह से घूम घूम के जो करती है डांडिया लेकर के, उसे क्या कहा जाता है? गरबा कहा जाता है। जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाई जाती हैं। लकड़ियां, वो जो डांडिया होते हैं वो ऐसे ऐसे घूम घूम के गाती हैं और वो डांडिया बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान दोनों साथ साथ चलते हैं, गाते भी साथ हैं और नाचते भी हैं और वो डंडिया बजाती हैं। इसे क्या कहते हैं? गरबा कहा जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? गुजरात का है। वस्तुतः यह नाच ही है सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। पहले तो केवल गुजरात में होता था, लेकिन आजकल तो अपने यहाँ पे भी करते हैं। सभी प्रांतों में ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है, प्रसिद्ध होता जा रहा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। ब्रज का प्रसिद्ध गीत, लोकगीत कौन सा है भाई? रसिया। वो दल समूह बना करके औरतें और पुरुष उनको गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गाती हैं। गांव के गीतों में के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जो गांव की औरतों के जो गीत होते हैं या पुरुषों के गीत होते हैं, वो उनके वास्तव में बहुत अधिक प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। जहाँ जीवन इठला इठला करके बहलाता है, इठला इठला कर मतलब मचल करके, इतराना, तो वहाँ क्या आनंद की कमी हो सकती है? लोगों में खुशी बहुत होती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं, यानी कि संख्या में बहुत अधिक गाने वहाँ के प्रतीक हैं, वहाँ की पहचान हैं। कहाँ की भाई? ब्रज के लोगों की। हमारे देश में ब्रज का जो क्षेत्र है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये था आपका चैप्टर लोकगीत, और उसके बारे में बताया कि लोकगीत क्या होते हैं, उनकी शैलियाँ कैसी होती हैं, उन्हें कहाँ गाया जाता है, कौन कौन सी जगह के कौन कौन से लोकगीत प्रसिद्ध हैं, लोकगीतों की रचना कैसे की जाती है, कौन करता है। तो इन सब बातों के बारे में हमने पढ़ा है। लोकगीतों की रचना करने के लिए कौन कौन से नियम पालन किए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत और लोकगीत में अंतर क्या है, इन सब बातों के बारे में आज हमने इस चैप्टर में रीड आउट किया है। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखिए। इस निबंध में लोकगीत के कौन कौन से पक्षों के संदर्भ में चर्चा की गई है। एक तो लोकगीतों का महत्व क्या है, एक लोकगीतों का शास्त्रीय लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, इन बिंदुओं पे चर्चा हुई है। लोकगीतों के संगीत के विविध वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, इस विषय पे चर्चा हुई है। लोकगीतों के प्रकार कौन कौन से हैं, इस विषय पे चर्चा हुई है। लोकगीतों को गाने के अवसर कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा हुई है। लोकगीत और नृत्य में क्या संबंध है और कौन कौन से ऐसे लोकगीत हैं जिनमें नृत्य भी होता है, इस विषय पे चर्चा हुई है। और लोकगीतों की लोकप्रियता के बारे में चर्चा
हुई है कि लोकगीत कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं, कैसे प्रसिद्ध हुए, क्यों लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चाएं की हैं। केवल पॉइंट पॉइंट आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन करोगे तो पूरा चैप्टर ही आ जाएगा। तो केवल वो बिंदु लिखने हैं जिस पे इस पाठ में चर्चाएं हुई हैं। ओके, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं भाई? हमारे यहाँ भारत समाज में प्रत्येक शुभ व मांगलिक पर्वों पर स्त्रियों के कुछ खास गीत हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अवसरों पर भी स्त्रियों के लोकगीत गाए जाते हैं। कुछ गीत तो उनकी दिनचर्या में शामिल ही हो जाते हैं, जैसे पवित्र नदियों सरोवरों में नहाने के गीत, नहाने के लिए जाते हुए रास्ते में गाए जाने वाले गीत, बच्चे के जन्म पे गाए जाने वाले गीत, शादी विवाह में गाए जाने वाले गीत, संबंधियों को प्रेम भरी गालियां देने के लिए गाए जाने वाले गीत, बच्चे या बच्ची के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, विभिन्न त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत। ये हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के लोकगीत जो विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हों तो तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? ये आपको बताना है वैसे तो, कि आपने यदि लोकगीत सुना है तो लोकगीत ने आपको किस तरह से आकर्षित किया है, आप आकर्षित क्यों हुए, आपको कौन सी चीज़ें उसमें अच्छी लगी, ये सब बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तो लोकगीत हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक पहचान है। लोकगीत हमारी साहित्य और संस्कृति की पहचान है कि जिससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। हमें अपनी संस्कृति के बारे में बताने का, सुनने का मौका मिलता है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति की और संस्कार झलकते हैं और इनकी अनेक विशेषताएं हैं। जैसे लोकगीतों में जनजीवन की झांकी मिलती है, हमें जनजीवन के बारे में पता चलता है। लोकगीतों में उत्साह होता है, लोकगीतों में मानवीय संवेदनाएं उभरती हैं, मानव की जो मनोवृत्तियां होती हैं, मन की जो इच्छाएं होती हैं वो उभरती हैं। लोकगीत एकांकी एवं सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। लोकगीतों में गायक का विशेष स्थान होता है। लोकगीतों में नृत्य भी शामिल होता है। लोकगीत पारस्परिक सौहार्दता भी बढ़ाते हैं। सौहार्दता क्या होता है? भाईचारे की भावना, आपस में भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना को भी ये बढ़ावा देते हैं। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़ कर के बताना है। पर सारे अपने अपने विद्यापति हैं। वैसे तो लेखक ने कहा है कि विद्यापति के जो गीत हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में सभी विद्यापति हैं, अर्थात अपने अपने क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में अपने अपने गीतों की रचना करते हैं, इसलिए वो सारे विद्यापति हैं। अर्थात वो भी विद्यापति की तरह अपने अपने गीतों की रचना स्वयं कर लेते हैं, इसलिए क्षेत्र विशेष के सभी रचनाकारों को विद्यापति कहा गया है। ठीक है। अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए। इस आधार पर प्रश्न है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार कीजिए। क्या शहरों में भी होते हैं? सोचो। हाँ, लोकगीत नृत्य सिर्फ गांवों में ही नहीं होते, शहरों में भी होते हैं, परंतु अब इनकी लोकप्रियता शहरों को भी छूने लगी है। शहरी लोग भी इनमें रुचि लेते हैं। ये सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः शीघ्र ही आकर्षण का केंद्र बनते हैं। जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की क्या कमी हो सकती है? उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने
प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने शिक्षक को सुनाओ। तो इसमें कहा है कि लोकगीतों से सभी को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन बहुत अच्छी बात यहाँ पे पूछी गई है कि यदि सभी को इसको गाने से आनंद प्राप्त होता है तो जो विदेशी गीत है उसका मतलब होता है कि विदेश में रहने वाले अपने प्रेमी को अपने मन की बात बताना। जब कोई स्त्री या पुरुष अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर रह करके वो दुखी होता है और वो जब अपने दुख को प्रकट करता है गीत के माध्यम से, तो उसे खुशी कैसे मिल सकती है? बहुत अच्छी यहाँ पे सोचने की बात है कि जब कोई अपने मन की व्यथा रखेगा, अपने मन के दुख को प्रकट करेगा और उसके मन में दुख है, मतलब आप कोई कहानी सुनाते हो अपने, मतलब आप बीती जब आप सुनाते हो तो जब आपको रोना आ जाता है, मतलब आपका मन जो है वो भर आता है, तो ऐसे समय में आप खुश कैसे हो सकते हो? तो जो विदेशी गीत है उसको बयान करते समय आदमी खुश कैसे हो सकता है? यहाँ पे लेखक ने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि जब ये कहा गया है कि सभी लोकगीतों से लोग प्रसन्न होते हैं, बड़ी खुशी से उन्हें गाते हैं, तो जो विरह के गीत होते हैं, जो बिछुड़ने के गीत होते हैं, उनको गाकर के लोग खुश कैसे हो सकते हैं? और यदि ऐसा हुआ है तो आप बताइए। तो उसके आंसर में क्या लिखा है? विदेशी लोकगीत से आनंद प्राप्त होता है, यह एक मर्मस्पर्शी गीत है। आनंद इतना ही प्राप्त होता है कि मतलब जैसे हम किसी से बिछुड़ गए हैं और जब उसकी हमें याद आई तो हम अपनी फीलिंग्स, मतलब उस समय की फीलिंग्स लेने लग जाते हैं। जो हमारा बीता हुआ समय है हम उसमें चले जाते हैं, तो हमें एक पल के लिए हमारे बीते हुई चीज़ों को याद करके थोड़ी सी अंदर ही अंदर खुशी भी होती है। लेकिन ये गीत तो कैसा होता है? विरह का होता है। तो ऐसे गीतों से हमें खुशी कब मिलती है? जब हम अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में सोचते हैं जो हमसे बिछुड़ गया है, और उसके बारे में हम जब कोई गीत गाते हैं, उसे बताते हैं, तो हमारी अंतरात्मा में मतलब एक आपको दुख तो होता है क्योंकि वो दुख की आवाज़ होती है, लेकिन वहाँ पे एक खुशी ये भी होती है कि हम उस दुख के माध्यम से अपने जो पीछे का जो बीता हुआ समय है, जो हमारे कभी हसीन पल हुआ करते थे, हम उनमें चले जाते हैं। इसे सुनने से हमारे मन में स्पंदन होता है, कंपन होती है, यानी कि पुरानी बातें हमें याद आ जाती हैं। ऐसे गीतों में नायक नायिकाओं की प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। इस गीत को गाने और सुनने वाले दोनों को ही असीम आनंद की अनुभूति होती है। विदेशिया एक भोजपुरी लोकगीत है। भोजपुरी क्षेत्र में तो यह गाया बजाया जाता ही है, परंतु अब इसकी सुरीली तान लगभग पूरे भारत देश को आकर्षित करती है। पूरे भारत देश में ये लोकगीत प्रसिद्ध हो गया है। भाषा की बात, मतलब भाषा की बात, व्याकरणिक इसमें बिंदु क्या हैं उनके बारे में। लोक शब्द में कुछ शब्द जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। लोक के साथ लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोकपाल, लोकमंच, लोक गायक, लोकमत, ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे और जिनको आपको सूची बना करके वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपको अपनी बुक में ही आगे लिखना है कि लोक से बनने वाले शब्द, और फिर उनके आगे एक बुक में एक सूची बनाना कि उनको वाक्य में प्रयोग करना है कि लोक से बनने वाले शब्दों से वाक्य क्या बनेंगे। पहले शब्द बनाएंगे, जैसे लोकपाल आपने बनाया, लोकगीत आपने बनाया, लोक कथा आपने बनाई, लोकमत आपने बनाया, उनका वाक्य में प्रयोग भी होना चाहिए ताकि आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे आपने लोकमत बना दिया तो लोकमत क्या होता है? लोगों का मत। लोक कथा क्या होती है? लोगों की कथा, लोगों की कहानी। लोकपाल क्या होता है? लोगों के लिए पालन करने का एक मतलब नियम। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र। तो उस वाक्य, उस शब्द को वाक्य में भी प्रयोग करना है जिसकी कोई सेंस निकलनी चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए।
अगला प्रश्न है, 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े हुए शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 मासा शब्द है, ऐसे ही संख्यावाचक शब्द बताइए जिनका अपना कोई महत्व है और अपना कोई मतलब उनकी एक अलग पहचान बन गई है। जैसे 12 मासा और क्या है, तिराहा, चौमासा, एकतारा, द्विपक्षीय, त्रिमासिक, सरपंच, पंचों में सरताज है जो, वो क्या बन गया, सरपंच। तो ये सारे के हैं भाई बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। दोपहर, दो पहरों के मिलने का समय, चारपाई, छमाही, तिमाही, सप्तऋषि, नवरात्र, ये जो शब्द हैं ये क्या है भाई, संख्यावाची शब्दों का समूह है, 8 आनों का समूह, ठीक है। तो ये संख्यावाची द्विगु समास का भी उदाहरण होते हैं। ये कभी आपको समास पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। को, में और से, को, में और से, ये क्या है, शब्द है, ये कारक चिन्ह है। ये वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। पिछले पाठ झांसी की रानी में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन किया गया है, इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। इसे पढ़ना है और इसके रिक्त स्थानों पर उचित शब्द आपको लिखने हैं। कौन कौन से, ओ, के और सी में से। तुम अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठे करो। ये आपको प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, कभी एक्टिविटी में आपको करवाएंगे। ओके, तो आज का आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं नोटबुक में वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी डिस्कस कर लिया है हमने। आप अपने बिहाफ पे अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, या फिर आप वीडियो में जैसे मैंने बताया है उस बिहाफ पे आप सुन करके उनका आंसर लिख सकते हो, बुक से फाइंड कर सकते हो। समझाने का जो तरीका था मैंने समझा दिया। आप क्वेश्चन आप सीधा कॉपी कहीं नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझना है, आंसर किस तरीके से दिया गया है उसी तरीके को आपको बुक में वैसे ही फाइंड करके आंसर लिखना है। ओके, तो आज का ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए कुछ शब्द जो आपके थे, चलो शब्दार्थ में आपके वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ रह गए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कौन कौन से आए हैं। 12 मासा शब्द है, 12 मासों का समूह। और क्या आया है, सोहर, बानी, सहरा, ये लोकगीतों के नाम हैं। और क्या आया आपका, कंठ क्या होता है, गला, फूटते हैं, गले से निकलते हैं। उल्लसित होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर। बरसात की कजरी, ये क्या है भाई, लोकगीत का नाम है। गरबा भी क्या है, लोकगीत का नाम है। जो लकड़ियां बजाई जाती हैं गरबा में उन्हें क्या कहते हैं हम, डांडिया
कहते हैं। इठला इठला कर लहराता है इतराना। इठलाना का अर्थ क्या होता है? इतराना। तो ये थे इसके कुछ मुख्य शब्द। अन्न की स्रोत। स्रोत क्या होता है? स्रोत होते हैं सोर्स, जहां से कोई चीज हमें प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्रोत कहा जाता है। तो ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, ऑल द बेस्ट।